Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 9th economics chapter number 4 and the topic is who are food insecure. So अभी तक हम ये देख चुके हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके की पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया और फिर हमने ये देखा कि फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है. अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन लोग फूड इनसिक्योर हैं. हमारे देश में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योर हैं. Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected groups are landless people with little or no land to depend upon, traditional artisans, providers of traditional services, petty self-employed workers and destitutes including beggars. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि वैसे तो हमारे देश में बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से सफर करता है. मतलब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं और अगर खाना है भी तो वो न्यूट्रिशियस खाना नहीं है. बट अगर हम देखें जितने भी लोग फूड से इनसिक्योर हैं उनमें से सबसे ज्यादा बुरी हालत किन सेक्शंस की है. सबसे ज्यादा बुरी हालत है लैंडलेस पीपल की, ऐसे लोग जिनके पास खुद की जमीन नहीं है या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत छोटी सी जमीन है जिसके ऊपर काम चलाना बहुत मुश्किल है. इसके अलावा जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, मतलब कि जो पुराने कारीगर्स हैं जो कुछ बनाते हैं, जैसे कोई कुम्हार है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई जो मतलब आर्टिशन है जो कुछ ना कुछ हाथ से बना रहे हैं. आर्टिशन मतलब जो हाथ से कुछ ना कुछ बनाते हैं. सो पुराने जो आर्टिशंस हैं, ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि अब उनकी चीजों को बहुत कम लोग खरीद रहे हैं. प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, जो पुराने टाइम से जो सर्विसेज चली आ रही हैं, वो जो सर्विसेज लोग प्रोवाइड कराते थे, जैसे पहले क्या था रिक्शे वगैरह चलते थे, बट अभी आप देखोगे जो पैर से रिक्शा चलाते हैं, जो साइकिल वाले रिक्शे होते हैं, अब वो बहुत कम है. अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अब वो ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह आ गए हैं और वो तेज होते हैं. तो जो रिक्शा है, जो साइकिल वाला रिक्शा है, उसको अब बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं जाने के लिए. तो ऐसे लोग जो ये ट्रेडिशनल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, जो ऐसे रिक्शे वगैरह चला रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं. पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मतलब ऐसे लोग जो खुद से काम कर रहे हैं पर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जैसे कोई ठेले पे कुछ बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई छोटा मोटा काम जो लोग खुद से कर रहे हैं. एंड डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स. सो डेस्टिट्यूट मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास खुद का घर नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, कोई पैसा वगैरह नहीं है, खाने की सुविधा नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों को डेस्टिट्यूट कहते हैं. तो बेगर्स कौन होते हैं, ऐसे लोग जो भीख मांगते हैं. तो डेस्टिट्यूट इंक्लूडिंग बेगर्स मतलब कि ऐसे लोग जो बेसहारा हैं और जिनके पास खुद का कुछ नहीं है, और उनमें से कुछ लोग फिर भीख वगैरह भी मांगते हैं. तो ये सारे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं. ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, सबसे ज्यादा ये फूड इनसिक्योर हैं. In the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. अगर हम अर्बन एरिया में देखें तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं फूड इनसिक्योरिटी की वजह से. जो लोग जहाँ पे जो काम करने वाला आदमी है, जो पर्सन है घर में काम कर रहा है, वो ऐसी चीजों में लगा हुआ है, ऐसे काम कर रहा है जो कि बहुत कम पैसे देते हैं. मतलब उन ऑक्यूपेशंस में आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता. इल पेड ऑक्यूपेशन मतलब ऐसे काम जिनमें बहुत थोड़ा पैसा मिलता है, तो उनमें इन्वॉल्व है. कैजुअल लेबर मार्केट में इन्वॉल्व है, मतलब कि वो मजदूर हैं, इनका कोई फिक्स्ड काम नहीं है, वो कहीं पे भी कभी भी जहां पे उन्हें काम मिलता है वहां मजदूर के तौर पे काम करने चले जाते हैं. तो ऐसे लोग जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है. These workers are largely engaged in seasonal activities and are paid very low wages that just ensure bare survival. तो ये जो वर्कर्स हैं, जो कैजुअल लेबर वर्कर्स हैं या फिर ऐसे लोग जो बहुत इल पेड ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं, तो ये लोग जो है वो सीजनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं. ऐसे काम करते हैं जो कि सीजनल है, साल के कुछ महीने में काम मिल गया, बाकी महीनों में काम नहीं मिलेगा. और जो भी काम रहता है वो बहुत लो वेजेस देता है, बहुत कम पैसा देता है. बस इतना ही पैसा मिल पाता है जिससे कि वो अपना सर्वाइवल चला सकते हैं, मुश्किल से अपना पेट भर रहे हैं. अब यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ स्टोरीज दी हुई हैं, स्टोरी ऑफ रामू एंड यहाँ पे स्टोरी ऑफ अहमद है. इन स्टोरीज के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से
जो रूरल एरिया में कोई पर्सन रहता है जो कि बहुत कम पैसे कमाता है, उसकी लाइफ किस तरीके से होती है और किस तरीके से वो फूड इनसिक्योर होता है। इसी तरीके से जो स्टोरी ऑफ अहमद है, उसमें हम एक अर्बन एरिया में रहने वाले पर्सन की स्टोरी पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अर्बन एरिया में किस तरीके से पर्सन फूड इनसिक्योरिटी से सफर करता है। So let's start with the story of Ramu. Ramu works as a casual laborer in agriculture in रायपुर विलेज। तो रामू जो है वो रायपुर गांव में एक कैजुअल लेबर की तरह काम करता है खेतों में, मतलब कि उसके पास खुद की जमीन नहीं है और वो दूसरों के खेतों में काम करता है। His eldest son Somu, who is 10 years old, also works as a pali to look after the cattle of the sarpanch of the village, Satpal Singh। अब रामू का एक बेटा है 10 साल की उम्र का, उसका नाम सोमू है और वो भी काम करता है। तो गांव में जो सरपंच है सतपाल सिंह, उसके जो गाय भैंस हैं, उसके जो कैटल्स हैं, उनकी देखभाल करने का काम सोमू करता है। और इस काम को करने के लिए जो सोमू है उसे साल का 1000 रुपए मिलता है। मतलब कि सोमू को पाली के काम पे पूरे साल के लिए रखा गया है। जो सरपंच है उसने पूरे साल के लिए सोमू को रखा है और वो उसे 1000 रुपए देता है इस काम के लिए। Ramu has 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. अब सोमू के अलावा रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां भी हैं। मतलब इन टोटल जो रामू है उसके 6 बच्चे हैं। उसमें से जो सोमू है 10 साल का सबसे बड़ा, वो काम कर रहा है, बट बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, वो अभी बहुत छोटे हैं कि वो काम में नहीं कर सकते। अभी छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा इस लायक नहीं है कि वो कहीं पे काम कर सके और पैसे कमा सके। वैसे तो सोमू भी बहुत छोटा है, 10 साल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं होती, बट उनके घर में ऐसी कंडीशन है कि उन्हें अपने 10 साल के बेटे को भी काम पे भेजना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट इज हिज वाइफ सुनहरी इज ऑल्सो पार्ट टाइम वर्किंग एज हाउस क्लीनर फॉर द लाइफ स्टॉक, रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउ डंग। अब सुनहरी जो है रामू की बीवी है, वो मतलब उनकी वाइफ है, वो भी रामू को हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं? वो दूसरों के घरों में जाके हाउस क्लीनर का काम करती हैं। मतलब कि वो फैमिली की इनकम को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। रामू भी कमा रहे हैं, जो सोमू हैं वो भी कमा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए सुनहरी जो है वो भी काम करती हैं। वो हाउस क्लीनर की तरह काम करती हैं। और वो क्या करती है, मतलब कि जो गाय भैंस है, जो लाइफ स्टॉक है, उनकी साफ सफाई का काम करती हैं। उनके जो काउ डंग है, जो गोबर है, उसको साफ करना, हटाना, ये सारा काम सुनहरी करती हैं। She gets half liter milk and some cooked food along with vegetables for her daily work. अब सुनहरी जो काम करती हैं, उस काम के लिए सुनहरी को आधा लीटर दूध मिलता है, उसके साथ कुछ पका हुआ खाना और कुछ सब्जियां सुनहरी को मिलती हैं डेली बेसिस पे। Besides, she also works in the fields along with her husband in the busy season and supplements his earnings. इसके साथ साथ जो सुनहरी है वो बिजी सीजन के टाइम में, जब काम बहुत ज्यादा होता है खेतों में, तो उस टाइम पे वो खेतों में भी काम करती हैं और अपने पति की इनकम को सप्लीमेंट करती हैं, थोड़ा और पैसा कमाती हैं। Agriculture, being a seasonal activity, employs Ramu only during the times of sowing, transplanting and harvesting. अब एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके से सीजनल एक्टिविटी है। जब आप खेती करते हो तो आपको साल के हर महीने काम नहीं होता है। कुछ ऐसा टाइम होता है जब बहुत ज्यादा काम होता है, वहीं कुछ ऐसा टाइम है जब आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है खेतों में, थोड़ा बहुत काम करने से ही काम चल जाता है। तो एग्रीकल्चर क्योंकि सीजनल एक्टिविटी है, इसीलिए रामू जो है उसको कुछ टाइम पे ही काम मिलता है। साल के कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जब रामू को काम मिलता है, जैसे कि सोइंग का टाइम, जब बीज उगाना होता है खेतों में। ट्रांसप्लांटिंग का टाइम, ट्रांसप्लांटिंग मतलब जैसे आपने चावल की खेती देखी होगी, वो क्या करते हैं, पहले चावल को एक जगह पे बीज डाल के, जो चावल के बीज है उनको डाल के एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, स्प्राउट्स हो जाते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। फिर उस जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको वो निकालते हैं और फिर एक एक करके लाइन में वो खेतों में लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। ये चीज आपने देखी होगी कि पहले वो चावलों को एक साथ उगा लेंगे और फिर बाद में जो छोटे छोटे पौधे जब उग जाते हैं, जब चावल जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब उसको वो पूरे खेत में स्प्रेड करते हैं, हाथ से एक एक करके उसको लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ये ट्रांसप्लांटिंग का काम भी जब होता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है, तो उस टाइम पे रामू को काम मिल जाता है। उसके अलावा जब हार्वेस्टिंग होती है, जब फसल की कटाई होती है, तो उस टाइम पे भी रामू को काम मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे टाइम है जब रामू को काम मिलता है। इन टाइम के अलावा जो महीने होते हैं, उस टाइम रामू लगभग अनएम्प्लॉयड रहता है, उसके पास काम नहीं होता। He remains unemployed for about 4 months during the period of plant consolidation and maturing in a year. अब
जो रामू हैं वो लगभग साल के 4 महीने ऐसे होते हैं जब उनके पास काम नहीं होता है। जब प्लांट कंसोलिडेशन होता है, प्लांट कंसोलिडेशन मतलब कि जैसे जब फसल तैयार हो रही होती है, जब पौधे बड़े हो रहे होते हैं और उनमें फ्रूट आना शुरू हो जाता है, तो वो पीरियड एंड जब वो फल जो भी ग्रेन वगैरह हैं जब वो पक के तैयार होते हैं, तो उस पूरे पीरियड में जब फसल तैयार हो रही है और पक रही है, इस पूरे पीरियड में 4 महीने का जो पीरियड है, इस टाइम में रामू अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज, और इन 4 महीनों के दौरान जो रामू है वो कहीं और काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ और उन्हें काम मिल जाए। समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक लेइंग और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, और कभी कभी इस दौरान जब वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं खेती के काम में, जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो कहीं और काम ढूंढते हैं, और कभी कभी उन्हें जैसे जो ईंटें लगाने वाला काम है उसमें काम मिल जाता है, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है तो वहां पे उन्हें लेबर की तरह काम मिल जाता है गांव में ही। बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न इनफ ईदर इन कैश और इन काइंड फॉर हिम टू बाय एसेंशियल्स फॉर 2 स्क्वायर मील्स फॉर हिज फैमिली। अब जो भी काम रामू कर रहे हैं उन सब कामों के बाद रामू इतना पैसा कमा लेते हैं, या फिर इतना काइंड में कमा लेते हैं, इतनी चीजें वो इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कि वो अपने 2 वक्त के खाने को सही से जुटा पाए अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, कैश मतलब कि जब आपको कोई पैसे में आपको वेज वगैरह दे रहा है। इन काइंड मतलब जैसे हमने देखा कि जो सुनहरी हैं उन्हें अपने काम के बदले क्या मिलता है, आधा लीटर दूध और कुछ पका हुआ खाना मिलता है। तो सुनहरी को अपने काम के बदले पैसे नहीं मिल रहे बल्कि उन्हें कुछ चीजें मिल रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सुनहरी इज गेटिंग पेड इन काइंड, उनको काइंड में उनका जो वेज है वो मिल रहा है। तो जो रामू हैं उनके अगर हम पूरे परिवार को देखें तो वो पैसे में और काइंड में इतनी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, इतना उनके पास हो जाता है कि वो अपने 2 वक्त का खाना जुटा पाए। However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties, and sometimes his small kids have to sleep without food. अब देखो रामू, सुनहरी और ये सारे जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, लगभग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। आज काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भूखे सोएंगे। तो जब रामू को काम नहीं मिलता है, या फिर जब पूरी फैमिली उस दौर से गुजर रही होती है जब जॉब पाना बहुत मुश्किल है, जब इतना काम नहीं है खेतों में भी, या फिर वैसे भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पे फैमिली बहुत ज्यादा सफर करती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि रामू के जो छोटे छोटे बच्चे हैं कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता है। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ द मील्स इन द फैमिली। अब मिल्क हो गया मतलब दूध, सब्जियां, ये सारी जो चीजें हैं वो फैमिली को, रामू के परिवार को रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती। किसी दिन मिल गया, किसी दिन नहीं मिला, ऐसा होता है। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months व्हेन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क। अब जब ये 4 महीने वाला टाइम होता है जब रामू अनएम्प्लॉयड रहता है, उस टाइम पे रामू की जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योर होती है, क्योंकि जो सीजनल नेचर है एग्रीकल्चर का उसकी वजह से रेगुलर वर्क रामू को नहीं मिल पाता है, और कहीं और काम ढूंढने पे भी बहुत मुश्किलात आती है। वैसे तो वो बाकी टाइम पे जैसे तैसे इतना इकट्ठा कर ले रहा है, उसकी जो वाइफ है उनको भी लगभग आधा लीटर दूध, कुछ सब्जी वगैरह मिल जा रही है। बट ओवरऑल जब ये लाइट सीजन होता है, जब अनएम्प्लॉयड वाला सीजन आता है, ये 4 महीने रहते हैं, तब फैमिली को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ अहमद की। सो अहमद इज अ रिक्शा पुलर इन बैंगलोर। अहमद जो है बेंगलोर में रिक्शा पुलर है, वो रिक्शा चलाता है। He has shifted from Jumri Talaya along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents. तो जो अहमद हैं उन्होंने जुमरी तलैया से बेंगलोर शिफ्ट किया है अपने 3 भाइयों के साथ, और 2 बहनें और अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ। He stays in a झुग्गी। जो अहमद हैं वो झुग्गी में रहते हैं, मतलब कि उनके पास खुद का कोई ऐसा पक्का घर नहीं है, वो जो झोपड़ी वगैरह डाल लेते हैं, टेंट वगैरह लगा लेते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में वो रहते हैं। The survival of all members of his family depends on his daily earnings from pulling rickshaw. अब उनकी जो पूरी फैमिली है, अहमद की जो पूरी फैमिली है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, जो भी कुछ अहमद रिक्शा चलाने से कमाते हैं उस पूरे पैसे पे इनकी फैमिली डिपेंड कर रही है। However, he does not have a secured employment and his earnings fluctuate every day. अब जो अहमद है उनकी जो जॉब है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, मतलब कि ऐसा फिक्स्ड नहीं है, सिक्योर नहीं है। किसी दिन उनके रिक्शे में कुछ लोग बैठे, किसी दिन नहीं बैठे, किसी दिन थोड़ा ज्यादा कमा लिया, किसी दिन नहीं कमाया, और
किसी दिन तबीयत खराब हो गई तो रिक्शा चला ही नहीं पाएंगे। तो वो चीजें हैं और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, जैसे मैंने बताया कि किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, ऐसे इनकम उनकी उनकी होती है। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटीज। कभी कभी वो इतना कमा लेते हैं, किसी किसी दिन अच्छी कमाई हो जाती है जिससे कि वो दिन भर का खाना भी कमा लेते हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी वो बचा लेते हैं, मतलब कि अपनी डे टू डे की नेसेसिटी भी खरीद ली और कुछ पैसा बच भी गया। ऑन द अदर डेज ही बेयरली अर्न्स इनफ टू बाय हिज डेली नेसेसिटीज। अब कुछ दिन इतना पैसा भी नहीं कमा पाते वो कि वो अपने घर का खाना खरीद सके। However, fortunately, Ahmed has a yellow card which is PDS card for below poverty line people. बट अच्छी बात यह है कि अहमद के पास एक येलो कार्ड है। येलो कार्ड क्या है? ये एक पीडीएस कार्ड है, मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसमें कि लोगों को खाना दिया जाता है। तो उस पीडीएस सिस्टम में एक कार्ड होते हैं, अलग अलग तरीके के कार्ड होते हैं। तो पीडीएस सिस्टम में जो कार्ड इशू होते हैं उनमें से येलो कार्ड जो है वो अहमद के पास है। और ये जो येलो कार्ड है ये उन लोगों के लिए इशू किया जाता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं। विद दिस कार्ड अहमद गेट्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूज। इस येलो कार्ड की मदद से अहमद को लगभग अच्छी क्वांटिटी का व्हीट मिल जाता है, मतलब जो गेहूं है वो मिल जाता है, राइस मिल जाते हैं, शुगर और केरोसिन भी मिल जाता है। केरोसिन किस लिए? जो चूल्हा जलाना होता है वो सब के लिए केरोसिन भी मिल जाता है और इससे वो अपनी डेली का काम अच्छे से चला पाते हैं, खाना वो खा लेते हैं। He gets these essentials at half of the market price. अभी जो आटा, चावल, चीनी, ये सारी चीजें हैं जो कि येलो कार्ड की मदद से पीडीएस सिस्टम के थ्रू अहमद को मिल रही हैं, ये सारी चीजें ना मार्केट प्राइस से आधे प्राइस पे मिलती हैं। मतलब कि जैसे मार्केट में कोई चीज 40 रुपए किलो है तो वही जो अहमद है उसको इस कार्ड के थ्रू कितने मिलते हैं? लगभग 20 रुपए केजी ही वो चीज मिल जाएगी। तो मार्केट के आधे दाम पे ये चीजें मिल जाती हैं। He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is opened for below poverty people. तो जो अहमद हैं वो क्या करते हैं, वो महीने के एक पर्टिकुलर दिन अपना ये सारी चीजें खरीद लेते हैं जिस दिन जो शॉप है वो खुली रहती है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए। मतलब ऐसे दिन निर्धारित होते हैं कि भाई आज बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए खुलेगी दुकान, है ना। तो वो उन दुकानों में जहां से पीडीएस वाला सामान मिलता है, जहां से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम कर रहा होता है, वो वाले दुकानों पे जाके वो अपना कार्ड दिखा के सामान खरीद लेते हैं। महीने में एक बार वो ऐसा करते हैं। In this way, Ahmed is able to eke out his survival with less than sufficient earnings for his big family, where he is the only earning member. तो इस तरीके से जो अहमद हैं वो अपना काम चला पाते हैं, खाना एक तरीके से खा पाते हैं अपनी कम इनकम के बावजूद भी। उनकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, बट इस सब के बावजूद भी वो अब मैनेज कर पा रहे हैं कि वो अपनी बड़ी सी फैमिली को हेल्प कर सके, उसका पेट भर सके। और क्योंकि फैमिली में भी सिर्फ वही जो अहमद हैं, सिर्फ वही अकेले ऐसे पर्सन है जो कि बाहर जाके कमाते हैं, तो उस केस में फैमिली के ऊपर और ज्यादा दिक्कत आ जाती है क्योंकि सिर्फ एक पर्सन कमा रहा है और बाकी लोग जो है अभी काम नहीं कर रहे। तो उस एक पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन है कि वो इतना काम करे, इतना पैसा कमाए कि उसकी जो फैमिली है वो पेट भर सके। तो ऐसे केस में अहमद को ये जो येलो कार्ड है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है और वो अपना काम चला पाता है। अब लेट्स डिस्कस में क्वेश्चन पूछा है, डज अहमद हैव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम रिक्शा पुलिंग? सो डेफिनेटली नॉट। हमने ये पढ़ ही लिया कि क्या अहमद के पास रेगुलर इनकम है? जब वो जो रिक्शा खींचने से वो काम करते हैं, क्या उससे उनको कोई रेगुलर इनकम आती है? नहीं आती। रेगुलर इनकम नहीं है। रेगुलर इनकम मतलब कि आपको पता है डेली आपके पास आपको इतने पैसे तो मिल जाएंगे, है ना। बट ऐसा नहीं हो रहा, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन कुछ भी नहीं, तो वो सारी चीजें हो रही हैं। तो रेगुलर इनकम नहीं है। हाउ डज द येलो कार्ड हेल्प अहमद run his family even with small earnings from rickshaw pulling? अब येलो कार्ड अहमद को कैसे मदद कर रहा है अपनी फैमिली को सही से चलाने के लिए, उसकी कम इनकम होने के बावजूद भी? तो इसका आंसर क्या है भाई? जो येलो कार्ड है उसके थ्रू आधे दाम में, मार्केट से आधे दाम में अहमद को खाना मिल जाता है। आटा, चावल और शुगर, केरोसिन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अफोर्ड कर पाता है, भले ही उसकी कम इनकम है बट उस कम इनकम के साथ भी वो उन चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं और अपने फैमिली को सरवाइव करवा देते हैं। The social composition along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity. देखो, फूड इनसिक्योरिटी में अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई कम इनकम होती है, इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि 2 वक्त का खाना जुटा पाए, अपनी फैमिली का पेट सही से भर पाए। तो एक रीजन इनसिक्योरिटी का क्या है, फूड इनसिक्योरिटी का, कि उनके पास इनफ इनकम नहीं है कि वो सही से खाना खरीद सके। बट ये
सही से खाना खरीदने की जो इनेबिलिटी है, मतलब कि वो सही से खाना नहीं खरीद पा रहे, इसके साथ साथ सोशल कंपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड इनसिक्योरिटी में। सोशल कंपोजिशन मतलब कि आप सोसाइटी के किस तबके से बिलोंग करते हो। जैसे हमने वल्नरेबल सेक्शंस पढ़े थे पिछले सेक्शन में, पिछले चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था कि भाई कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, जिसमें गरीबी का खतरा उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, जैसे एससीज हो गए, एसटीज हो गए। तो सोशल कंपोजिशन मतलब कि आप सोसाइटी के किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, कहीं आप एससी एसटी या औरत तो नहीं, क्योंकि विमेन वो भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अगर इन सभी सेक्शन से कोई पर्सन बिलोंग कर रहा है और उसके साथ साथ उसकी इतनी इनकम भी नहीं है, तो उसके ऊपर डबल मार पड़ने वाली है। तो फूड इनसिक्योरिटी क्या हो गई, दो चीज की वजह से यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। पहला कि पर्सन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो सही से खाना खरीद सके। दूसरा, वो ऐसे सोसाइटी से, ऐसे तबके से बिलोंग करता है जहां पे उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है, जहां पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको सही से ट्रीट नहीं किया जाता। तो ऐसे केस में भी वो खाना सही से नहीं जुटा पाता अपनी फैमिली के लिए, तो उसकी वजह से भी इनसिक्योरिटी होती है फूड की। The SCs, STs, and some sections of the OBCs, lower caste among them, who have either poor land base or very low land productivity, are prone to food insecurity. तो कौन कौन से ऐसे तबके हैं सोसाइटी के जो कि बहुत ज्यादा खतरे में रहते हैं फूड इनसिक्योरिटी के। तो एससीज हो गए जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, एसटीज हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गई, इसके साथ साथ ओबीसीज जो अदर बैकवर्ड कास्ट के भी जो लोअर कास्ट है, वो वाले कास्ट ऐसे लोग हैं जिनमें या तो बहुत कम उनके पास लैंड है, या तो उनके पास कोई लैंड ही नहीं है, या फिर जो भी थोड़ी बहुत लैंड है उसके पास ज्यादा उग नहीं पाता। ठीक है, ऐसी जमीन है जिसपे उनकी कोई फसल बहुत ज्यादा उगी नहीं पाती है ना, कम होता है खाना, इतना खाना नहीं उगता कि वो उनकी फैमिली के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे लोग जिनके पास या तो जमीन नहीं है या तो छोटी मोटी जमीन है उस जमीन पे भी ज्यादा उग नहीं रहा है, तो ये लोग फूड इनसिक्योर होने के सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी से ये सफर करेंगे, ये खतरा बहुत ज्यादा होता है इनके ऊपर। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क आर आल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे नेचुरल डिजास्टर बहुत ज्यादा आता है, जैसे आप बिहार वगैरह के ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लगातार वहां बाढ़ आती है, मतलब जैसे बारिश वाला इलाका जो टाइम होगा उस टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। असम है, वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। तो अगर कोई पर्सन ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ कंटिन्यूअसली नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा हो, जैसे आप देखोगे हमारे जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पे साइक्लोन आने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सूखा पड़ने का बहुत खतरा रहता है, जैसे राजस्थान वगैरह के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अगर कोई पर्सन ऐसे इलाकों में रह रहा है जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स के खतरे में रहता है, जहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहाँ नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है बिल्कुल इनस्टेबल हो जाती है। उसकी वजह से जो भी वो वहां पे काम कर रहे होते हैं, जो भी वो जॉब कर रहे होते हैं, सब ना एकदम ठप पड़ जाता है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, और वो सही से फिर खाना जुटाने में असक्षम रहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं काम की तलाश में, मतलब कि उनका कोई रेगुलर काम नहीं है और उनको काम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है काम के सर्च में कि काम मिल जाए, तो उनको लगातार काम ढूंढने के लिए इधर से उधर मूव करना पड़ रहा है। वो लोगों के ऊपर भी खतरा रहता है फूड इनसिक्योरिटी का कि भाई लगातार घूम रहे हैं और उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब काम नहीं मिल रहा तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे, और पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। फिर उसके बाद है अ हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई वल्नरेबल सेक्शंस में औरतें भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहती हैं, तो इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वो सही से पूरी नहीं रह रही। माल न्यूट्रिशन का खतरा बहुत ज्यादा औरतों के ऊपर रहता है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि उनके शरीर में जितना उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो ये औरतों में हमें बहुत ज्यादा देखने मिलता है। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। और वुमेन का माल न्यूट्रिशन होना बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, क्योंकि वो औरत तो ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन है, वो दिक्कत की बात है, बट इसके साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाला बच्चा है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि वो बच्चा भी माल न्यूट्रिशन से सफर करेगा। जब मदर को ही सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, तो जो बेबी है उसको सही से न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो जो
अनबॉर्न बेबी है, जो भी पैदा भी नहीं हुआ, उसके ऊपर भी माल न्यूट्रिशन का खतरा बनने लगता है। A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of food insecure population. तो अगर हम देखें कि जितने भी लोग हमारे देश में फूड इनसिक्योर हैं, तो उन सभी लोगों में से ज्यादा बड़ा हिस्सा किनका है? वो मदर्स, मतलब जो औरतें हैं, फूड इनसिक्योरिटी से वो सफर कर रही हैं, माल न्यूट्रिशन से सफर कर रही हैं औरतें, तो मदर्स हो गई। चिल्ड्रन, जो कि बच्चे 5 साल की उम्र से कम हैं, तो ऐसे बच्चे और ऐसी मदर्स जो हैं सबसे ज्यादा बड़ा तबका है हमारी सोसाइटी में जो कि फूड इनसिक्योरिटी से बिलोंग कर रहे हैं या फूड इनसिक्योरिटी से सफर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS 1998 to 1999, the number of such women and children is approximately 11 करोड़। तो जो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे हुआ था 1998-1999 में, ये वाला जो सर्वे है, इसके मुताबिक उस टाइम पे, उस पीरियड में हमारे देश में लगभग 11 करोड़ ऐसे औरत और बच्चे थे जो कि माल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी से सफर कर रहे थे। The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country. अब जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं, वो कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे बहुत ज्यादा आपको फूड इनसिक्योर लोग मिलेंगे, वहीं कुछ देश के ऐसे हिस्से होंगे जहां पे इतने ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग नहीं होंगे। जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से डिस्पैरिटी है स्टेट्स में गरीबी को लेकर, कि भाई कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, वहीं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे गरीब इतने लोग नहीं हैं। तो वही सेम चीज फूड इनसिक्योरिटी में भी है कि हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, वहीं कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे इतनी नहीं है, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disaster, etc. तो कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पे कि फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी से सफर कर रहे हैं? तो ऐसे स्टेट्स जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब वहां पे इतना ज्यादा पैसा वगैरह नहीं कमाया जा रहा है, वहां के लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं है, इतने ज्यादा पैसे उन लोगों के पास नहीं है। तो कौन से ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ऐसे स्टेट्स जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, जहां पे ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ऐसे एरियाज जो कि रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज वाले इलाके जो कि मेन सोसाइटी से, जो मेन सिटी टाउन है उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, दूर वाले इलाके, वहां पर सारी जो सर्विसेज है वो सब पहुंचाना मुश्किल होता है। वहां के लोग जो है बाहर आना बहुत मुश्किल पाते हैं कि वो बाहर आके कोई काम वाम कर सके। तो ऐसे जो रिमोट एरियाज है वहां पे भी जो फूड इनसिक्योरिटी है बहुत ज्यादा रहती है। रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, मतलब ऐसे रीजन्स जहां पे नेचुरल डिजास्टर बहुत ज्यादा आता रहता है, जहां पे खतरा रहता है नेचुरल डिजास्टर का। तो ये सारे इलाके वो हैं, ये सारे स्टेट्स वो हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं और यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। In fact, the states of Uttar Pradesh, eastern and southeastern parts, Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh and Maharashtra account for largest number of food insecure people in the country. अगर हम देखें कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे कि सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग निकल के आते हैं, तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का भी मेनली जो ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग देखने मिलते हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, ठीक है, इन सभी जगहों पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम हमारे देश में टोटल देखें कि कितने लोग फूड इनसिक्योर है, तो उन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा लोग इन एरियाज से बिलोंग करेंगे। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। सो इसका मतलब क्या है कि जो हंगर है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो किस वजह से होता है कि भाई आप गरीब हो इसलिए आप भूखे हो, बट कभी कभी क्या होता है कि आप भूखे हो इसलिए आप गरीब हो, ऐसा भी होता है। मतलब जो पर्सन है, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो पुअर हैं, दैट इज व्हाई दे आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, बट समटाइम व्हाट हैपेंस, देयर आर पीपल हु आर हंग्री एंड दैट इज वाई दे आर पुअर, क्योंकि भूखे हैं वो, ना उनके पास खाना है, ना उनके पास इतनी ताकत है कि वो कहीं जाके काम कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि वो गरीब होते जा रहे हैं भूख की वजह से। तो वी कैन से दैट हंगर इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। हम ये भी कह सकते हैं एक तरीके से दोनों से ही वो रिलेटेड है। तो भूख की वजह से गरीबी भी आती है।
ऐसा नहीं होता कि गरीबी है इसलिए भूखे हो, ऐसा कभी कभी होता है, और कभी कभी क्या होता है कि आप भूखे हो इसलिए आप गरीब हो, तो दोनों चीजें हैं। The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger। और इसीलिए जो फूड सिक्योरिटी है उसका मतलब क्या है कि जो हंगर है, जो लोग अभी भूखे हैं, जो करंटली हंगर से सफर कर रहे हैं, उस चीज को हटाना, उस चीज को खत्म करना। इसके साथ साथ जो फ्यूचर में हंगर आने वाला है, जो फ्यूचर जनरेशन या जो फ्यूचर में लोग भूखे रहने वाले हैं, उस चीज को भी खत्म करना कि फ्यूचर में लोग कम से कम भूखे रहें। इस चीज को मतलब ये जो रिस्क है, ये जो खतरा है फ्यूचर में लोगों के ऊपर भूखे रहने का, उसको भी कम करना। हंगर हैज क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। अब हंगर जो है उसके क्रोनिक डायमेंशन भी है, मतलब कि हंगर क्रोनिक भी होता है, बहुत ज्यादा एकदम कि पर्सन काफी दिन से भूखा है और कंटिन्यूअसली वो भूखा ही रहता है, बहुत मुश्किल से उसको पेट भर के खाना मिलता है। ठीक है, क्रोनिक मतलब बहुत ज्यादा इस सिचुएशन में वो गुजर रहा है। सीजनल मतलब कि साल का कुछ ऐसा टाइम है जब वो हंगर से सफर कर रहा है, साल का दूसरा ऐसा टाइम है जब उसको खाना मिल जा रहा है। तो इसको थोड़ा और देखते हैं कि क्रोनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। क्रोनिक मतलब कि जब पर्सन लगातार भूख से सफर कर रहा है, मतलब कि लगातार या तो उसको सही मात्रा में खाना नहीं मिल रहा, मतलब कि मान लो खाना उसको 4 रोटी की भूख है बट उसको सिर्फ 2 ही मिल रही हैं, और कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है, काफी लंबे समय से ऐसा हो रहा है। तो जब पर्सन को इनएडिक्वेट क्वांटिटी में खाना मिले या फिर इनएडिक्वेट क्वालिटी का खाना मिले, कि मान लो उसको खाना तो मिल रहा है, वो पेट तो भर ले रहा है, बट जिन चीजों से वो पेट भर रहा है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, गंदी है, सड़ी हुई है, गली हुई है, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, और लंबे समय से ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसा होता जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो पर्सन क्रोनिक हंगर से सफर कर रहा है। Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival। जो गरीब लोग हैं वो क्रोनिक हंगर से इसलिए सफर करते हैं क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है, और उस बहुत कम इनकम होने की वजह से वो अपने सर्वाइवल के लिए भी खाना खरीद नहीं पाते। वो जितना उनको प्रॉपर जीने के लिए खाना चाहिए उतना भी वो सही से नहीं खरीद पाते। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सो सीजनल हंगर जो है वो एग्रीकल्चर के सीजनल नेचर से जुड़ा हुआ है, कि साल का कुछ ऐसा टाइम होता है जब खाना उग रहा होता है, जब फूड प्रोड्यूस हो रहा होता है, और फिर साल का कुछ ऐसा टाइम है जब उस पके हुए खाने को आप काटते हो, फसल को काटते हो। तो जिस पूरे टाइम फसल तैयार हो रही है उस टाइम पे पर्सन के पास खाना इतना ज्यादा नहीं होगा। वहीं जब फसल कट जाएगी, जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो उसके बाद उस पर्सन के पास खाना अवेलेबल होगा। अब तो फसल पक के तैयार हो गई, अब काट ली उसने, तो अब उसके पास खाना अवेलेबल होगा। तो मतलब कि साल का कुछ ऐसा टाइम है जब पर्सन के पास सही खाना, एकदम पर्याप्त खाना अवेलेबल है, वही साल का कुछ ऐसा टाइम है जब उसके पास प्रॉपर खाना अवेलेबल नहीं है। This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities and in urban areas because of casual laborers। अब अगर हम देखें कि सीजनल हंगर हमें गांव में क्यों देखने मिलता है, गांव में जो रूरल एरियाज है वहां पे हमें सीजनल हंगर इसलिए देखने मिलता है क्योंकि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो सीजनल नेचर की हैं। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि भाई साल का कुछ ऐसा टाइम है जब अभी फसल तैयार ही हो रही है, तब खाना इतना नहीं होगा, बट जब कट के तैयार हो जाएगी, फसल एकदम पक जाएगी, काट लिया जाएगा उस फसल को, तो फिर जो अनाज मिला उसको आप खाने के लिए यूज कर सकते हो, तो उस टाइम पे पर्सन के पास खाना होगा। वहीं अगर हम देखें कि जो अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं वो सीजनल हंगर से सफर करते हैं, क्योंकि जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनके लिए भी क्या होता है, सेम केस होता है कि भाई साल का कुछ ऐसा टाइम है जब उन्हें काम मिल रहा है, वहीं कुछ ऐसा टाइम है जब उनको इतना काम नहीं मिल रहा। जैसे कि अगर हम देखें कैजुअल जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होते हैं उनको बारिश वाले मौसम में ज्यादा काम नहीं मिलता, तो एक कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबरर जो है वो बारिश वाले मौसम में हंगर से सफर करेगा, सीजनल हंगर से सफर करेगा। बाकी जब बारिश वाला मौसम नहीं होगा, जब गर्मी सर्दी है, जब उसको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम मिल जाएगा, तब वो जैसे तैसे अपना खाना जुटा लेगा। बट जो रेनी सीजन है, जब उसको काम मिलने में दिक्कत हो रही है, तब वो हंगर से सफर करेगा। This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year। तो seasonal hunger कब होता है, जब कोई पर्सन पूरे साल के लिए काम नहीं ढूंढ पाता है, वो साल के कुछ टाइम के लिए काम ढूंढ पा रहा है बट दूसरे टाइम के लिए वो काम नहीं ढूंढ पा रहा। तो जिस टाइम पे उसको काम नहीं मिल रहा उस टाइम पे वो हंगर से सफर करेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, सीजनल हंगर।
The percentage of seasonal as well as chronic hunger has declined in India as shown in the above table. तो ऊपर यहाँ पे इन्होंने टेबल दिखाई हुई है जिसमें कि इन्होंने बताया है कि हमारा जो देश है उसमें सीजनल एंड क्रोनिक हंगर जो है वो दोनों ही घट गए हैं। जैसे आप देखोगे कि 1983 में रूरल एरिया में 16.2% जो लोग थे वो हंगर से सफर कर रहे थे। मतलब हाउस होल्ड की परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है कि 1983 में टोटल हाउस होल्ड का 16.2% ऐसा था रूरल एरिया में जो कि सीजनल हंगर से सफर कर रहा था। वहीं क्रोनिक हंगर से 2.3% हाउस होल्ड सफर कर रहे थे और टोटल 18.5 लोग जो हैं 18.5 हाउस होल्ड हंगर से सफर कर रहे थे 1983 में। वहीं अगर हम देखें 1999-2000 में ये जो नंबर है वो काफी कम हो गया। सीजनल हंगर कितनी हो गई 2.6 हाउस होल्ड 2.6% हाउस होल्ड जो है वो 1999 में हंगर से सफर कर रहे थे और क्रोनिक हंगर से 0.7% हाउस होल्ड सफर कर रहे थे। इन टोटल 3.3% हाउस होल्ड सफर कर रहे थे। तो आप ये देखो नंबर कितना कम हो गया 18.5 से 3.3 हो गया। वहीं अगर हम रूरल एरिया में देखें तो रूरल एरिया में भी सेम केस है कि काफी कम हुए हैं। अर्बन एरिया में 1983 में 5.6 जो लोग थे वो सीजनल हंगर से सफर कर रहे थे और वहीं 1999 में क्या हुआ ये जो आंकड़ा है वो कम हो गया 0.6% हाउस होल्ड जो है वो 1999 में हंगर से सीजनल हंगर से सफर कर रहे थे। और अगर हम टोटल देखें तो भाई अर्बन एरिया में 1983 में टोटल 6.4% हाउस होल्ड ऐसे थे जो कि हंगर से सफर कर रहे थे और 0.9% ऐसे लोग थे जो कि 2000 में सफर कर रहे थे हंगर से। तो आप देखो कितना नंबर कम हो गया अर्बन एरिया में भी। तो ये जो परसेंटेज है वो काफी कम हुई है दोनों ही रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ही इंडिया ये कोशिश कर रहा है, ये एम कर रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट रहें। मतलब कि फूड ग्रेन्स के मामले में हम खुद अपने लिए अपने देश में ही इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर लें कि हमें किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े, हमारे देश में कोई भूखा ना रहे। After independence, Indian policymakers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains. Independence के बाद जो इंडियन पॉलिसीज हैं वो इस तरीके की बनाई गई, जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस तरीके से मेजर्स अपनाए जिससे कि उन्होंने कोशिश की कि फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंसी अपना सके। मतलब कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने। India adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution, especially in the production of wheat and rice. अब इंडिया में क्या किया, एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई एग्रीकल्चर के एरिया में कि नए तरीके से अब हम खेती करेंगे और जिसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। मतलब जो नए तरीके हमने खेती के अपनाए उसकी वजह से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और स्पेशली व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन में ये रेवोल्यूशन हमें देखने मिला। इसका मतलब कि व्हीट एंड राइस इतने बड़े लेवल पे हमारे देश में प्रोड्यूस होने लग गए कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968। तो हमारी जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो मैसिव इंक्रीज हुआ था व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन में, इसको एक्नॉलेज करने के लिए कि भाई हमारे देश में इतने ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन होने लगी, इस चीज का एक तरीके से खुशी मनाने के लिए, इसको और ज्यादा वैल्यू देने के लिए क्या किया गया, एक स्टैंप निकाला गया। किस नाम से, व्हीट रेवोल्यूशन के नाम से। सो जुलाई 1968 में व्हीट रेवोल्यूशन नाम का एक स्टैंप निकाला गया। इससे स्पेशल रिकॉग्निशन मिली, इस जो ये रेवोल्यूशन हुआ है इस रेवोल्यूशन को एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिली। सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस। और पहले जो है हमें व्हीट के एरिया में सक्सेस देखने मिली, सबसे पहले हमारे देश में जो गेहूं है उस पे ग्रीन रेवोल्यूशन का असर पड़ा। जो गेहूं है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे देश में प्रोड्यूस होने लग गया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और उसके बाद जो सेम स्ट्रेटेजीज हैं वो राइस के लिए अपनाई और फिर राइस भी हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में उगने लग गया। The increase in food grains was however disproportionate। बट ये जो इंक्रीज हो रहा है फूड ग्रेन में, ये जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है चावल की, आटे गेहूं की, ये डिस्प्रपोर्शनेट था। मतलब कि कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पे बहुत ज्यादा फूड ग्रेन में इंक्रीमेंट आया, भाई बहुत ज्यादा
प्रोडक्शन हो रही है। वहीं कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पे इतना ज्यादा कोई इंक्रीज देखने नहीं मिला। द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश which was 44.01 and 30.21 million tons in 2015 and 16। अगर हम देखें कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे कि हमें सबसे सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिली फूड ग्रेन्स की, वो थे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 44.01 मिलियन टन्स जो ग्रेन है वो प्रोड्यूस हुए थे साल 2015-16 में। वहीं मध्य प्रदेश में 30.21 मिलियन टन्स ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए। The total food grain production was 252.22 million tons in 2015-16 and it was changed to 275.68 million tons in 2016-17। तो अगर हम टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन देखें 2015-16 में टोटल हमारे देश में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई वो थी 252.22 मिलियन टन, और वही सेम चीज एक साल बाद बढ़ के कितनी हो गई 275.68 मिलियन टन हो गई 2016-17 में। Uttar Pradesh and Madhya Pradesh recorded a significant production in the fields of wheat, which was 26.87 and 17.69 million tons in 2015-16 respectively। अगर हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये दो ऐसे स्टेट है जहां पे हमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने मिला प्रोडक्शन की। और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो भी सबसे ज्यादा किस फसल में हुआ, वीट में हुआ, कि भाई जो वीट है, गेहूं है, वो सबसे ज्यादा इन स्टेट्स में हुआ। तो उत्तर प्रदेश में 26.87 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन हुई थी साल 2015-16 में, और वहीं जो मध्य प्रदेश है उसमें गेहूं की जो प्रोडक्शन थी वो 17.69 मिलियन टन्स थी 2015-16 में। तो मतलब कि वीट के मामले में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हमें इन दोनों स्टेट्स में दिखी। West Bengal and UP on the other hand recorded significant production of rice 15.75 and 12.51 million tons in 2015-16 respectively। वहीं पे वेस्ट बंगाल एंड यूपी ऐसे स्टेट थे जहां पे जो राइस की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा देखने मिली। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोनों ही, गेहूं भी बहुत ज्यादा हुआ और जो चावल है वो भी बहुत ज्यादा हुआ। और मध्य प्रदेश में चावल बहुत ज्यादा हुआ, सॉरी, मध्य प्रदेश में गेहूं बहुत ज्यादा हुआ। तो मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे दो स्टेट्स थे जहां पे गेहूं की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई। वहीं अगर हम राइस की देखें तो राइस के मामले में वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा आगे है। वेस्ट बंगाल में राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई जो कि 15.75 मिलियन टन्स थी। और वहीं यूपी में जो चावल है उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हुई जो कि थी 12.51 मिलियन टन्स इन 2015-16। तो देखो आप कंफ्यूज मत होना, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश जो है वो सबसे आगे है फूड ग्रेन के मामले में। तो ये पता क्या किया जा रहा है यहाँ पे, अगर उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश को जब हम कह रहे हैं कि ये फूड ग्रेन के मामले में सबसे ज्यादा आगे हैं, तो वो दोनों क्रॉप्स को, मतलब चावल को भी और गेहूं को भी, दोनों को ऐड करके बोला जा रहा है कि दोनों को ऐड अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे टोटल गेहूं और चावल का जो सम है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। बट अगर हम गेहूं को अलग और चावल को अलग करके देखें तो हमें क्या देखने मिलता है कि सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश वैसे दोनों ही जगह आगे है, बट वेस्ट बंगाल जो है वो राइस वाले मामले में ऐड हो जाता है कि भाई राइस जो है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो डेटा है वैसे हमने 2015-16 में देखा था, उसका डेटा है ये। अब अगर हम करंट डेटा देखें, लगभग 2020-21 वाला डेटा देखें, तो भी ये चीजें सेम है कि भाई उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाली स्टेट है हमारे देश में। और अगर हम राइस की बात करें तो वेस्ट बंगाल ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं।